चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे सामान्य विज्ञान से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो विभिन्न बीपीएससीओ के प्री में एवं मेंस में क्वेश्चन पूछा गया है। पहला विषय हम लोग पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान से संबंधित। इनमें से जितने भी क्वेश्चन हैं जो बीपीएससी एग्जाम में पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें कि निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है नाइट्रोजन, ऑप्शन सी हाइड्रोजन और ऑप्शन डी तांबा। या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर है हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन जो है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। इसमें दिया गया डिटेल में कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। साधारण हाइड्रोजन समस्थानिक प्रोटियम में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। भारी हाइड्रोजन समस्थानिक ड्यूटेरियम है जिसमें 1 न्यूट्रॉन होता है, जबकि अत्यंत भारी हाइड्रोजन समस्थानिक है जिसे टाइटेनियम के नाम से जानते हैं, इसमें 2 न्यूट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है कि एंगस्ट्रम की इकाई क्या है। ऑप्शन ए तरंग दैर्घ्य है, ऑप्शन बी ऊर्जा की है, तीसरा आवृत्ति और चौथा वेग का। और ई जो है उपयुक्त में से कोई नहीं या इसमें से एक से अधिक। इसका राइट आंसर है ए, एंगस्ट्रम जो है तरंग दैर्घ्य की इकाई है। एक एंगस्ट्रम जो है 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो ऑप्शन ए है समय, ऑप्शन बी गति, ऑप्शन सी है दूरी, ऑप्शन डी प्रकाश की तीव्रता या ऑप्शन ई इसमें कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर है दूरी का। प्रकाश वर्ष जो है दूरी की इकाई है। देखा जाए तो प्रकाश वर्ष के द्वारा एक वर्ष में जो इतनी तय की गई दूरी है उसे हम प्रकाश वर्ष कहेंगे। एक प्रकाश वर्ष 9.46 गुने 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवृत्ति को मापा जाता है। आवृत्ति को हम किस में मापेंगे। तो इसका राइट आंसर है हर्ट्ज। ठीक है, आवृत्ति का ऐसा मात्रक हर्ट्ज होता है। एक सामान्य मनुष्य 20 से 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति की ध्वनि को सुन सकते हैं और इस प्रकार के ध्वनि को सुनने को हम श्रव्य ध्वनि के बारे में कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 5वां क्वेश्चन है कि घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल जो होते हैं वो किस चीज़ के बने होते हैं। इसमें राइट आंसर दिया हुआ है सिलिकॉन डाइऑक्साइड का। ठीक है, तो घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्ट्ज जो है सिलिकॉन डाइऑक्साइड के क्रिस्टल के बने होते हैं। यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल सिलिकॉन डाइऑक्साइड के होते हैं, जिसका अनुसूत्र होता है SiO2। यद्यपि प्राकृतिक रूप से इनमें से कुछ रॉक क्रिस्टल और राइनस्टोन के रूप में भी पाए जाते हैं, वस्तुतः जिनका वाणिज्यिक रूप में उपयोग होता है वे मानव निर्मित होते हैं। क्वार्ट्ज क्रिस्टल का प्रयोग हम रेडियो और टेलीविज़न में भी किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें दिया हुआ कि हर्ट्ज को किस में मापा जाता है। तो इसका राइट आंसर है आवृत्ति। हर्ट्ज को हम आवृत्ति में मापते हैं। इसका डिटेल में दिया हुआ है कि आवृत्ति का जो ऐसा मात्रक हर्ट्ज है, अर्थात हर्ट्ज में आवृत्ति मापा जाता है। इसे संकेत HZ द्वारा प्रदर्शित करते हैं। एक सामान्य मनुष्य 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति को हम ध्वनि को सुनने में सक्षम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत शक्ति की इकाई क्या है। तो विद्युत शक्ति जो होता है एकांक समय में किया गया कार्य को कहा जाता है। ठीक है, तो विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक यहाँ पे दिया गया है D वाट। कभी कभी इसको वाटेज के नाम से भी पुकारते हैं। इसका दिया हुआ है कि विद्युत शक्ति कार्य बट्टा समय है। कार्य का अगर ऐसा ही मात्रक है तो जूल होता है और समय का ऐसा मात्रक सेकेंड होता है। शक्ति का ऐसा मात्रक जूल प्रति सेकेंड होता है और 1 जूल प्रति सेकेंड बराबर ऐसा ही मात्रक इसका वाट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कि दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंग दैर्घ्य की सीमा क्या है। 1300 एंगस्ट्रम से 3900 एंगस्ट्रम है, 3900 एंगस्ट्रम से 7600 एंगस्ट्रम है और 7800 एंगस्ट्रम से 82 एंगस्ट्रम, 8500 से 9800। तो इसका राइट आंसर है 3900 एंगस्ट्रम से 7600 एंगस्ट्रम जो है ये दृश्य स्पेक्ट्रम की तरंग दैर्घ्य की सीमा है। ठीक है, एक बार फिर से इसको पढ़ेंगे कि दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंग दैर्घ्य की सीमा जो है 3900 एंगस्ट्रम से 7600 एंगस्ट्रम के बीच का है। नेक्स्ट है सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है। तो इसका राइट आंसर है 400 से 700 नैनोमीटर के बीच इसका परास होता है सौर विकिरण का। ठीक है, आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है। तो आर्द्रता जो है आपका हाइग्रोमीटर से मापी जाएगी। ठीक है, इसका डिटेल में दिया हुआ है कि हाइग्रोमीटर वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता का मापन करने वाला यंत्र है। हाइड्रोमीटर से द्रव या जल के तुलनात्मक घनत्व को मापा जाता है। नेक्स्ट है कि दाब की इकाई क्या है। दाब की इकाई क्या है। तो इसका राइट आंसर है न्यूटन प्रति
वर्ग मीटर। दाब जो होता है बल बट्टा क्षेत्रफल होता है, तो बल का ऐसा मात्रक न्यूटन और क्षेत्रफल क्या होता है मीटर स्क्वायर। इस प्रकार दाब का इकाई जो है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है और 1 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर को हम पास्कल के नाम से जानते हैं। ठीक है, दिया हुआ है किसी तल के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम दाब कहते हैं, क्योंकि दाब एक अदिश राशि है क्योंकि इसमें केवल परिमाण होता है। दाब का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है जिसे हम पास्कल के नाम से जानते हैं। ठीक है, दाब का मात्रक है तो दाब का मात्रक इनमें से कोई नहीं, क्योंकि किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर होता नहीं है, किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर भी नहीं होता है, किलोग्राम प्रति मिलीमीटर भी नहीं, और न ही किलोग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। दाब का ऐसा मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है जिसे हम पास्कल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है। तो यहाँ पे बल दिया हुआ है, वेग दिया हुआ है, दाब हुआ है, त्वरण। अभी हम पढ़े हैं कि दाब क्या है, अदिश राशि है क्योंकि इसमें केवल परिमाण होता है। वे राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा एवं परिमाण दोनों की आवश्यकता पड़ती है वो सदिश राशि है। उदाहरण में बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग इत्यादि। किंतु जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल हम परिमाण की आवश्यकता होती है उन्हें हम अदिश राशि कहेंगे, जैसे आयतन हो गए, दाब हो गए, चाल हो गए और दूरियां हो गई, ये सब अदिश राशि के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं होता है। तो यहाँ पे प्रतिबल है, बल है, विकृति है और दाब है। विकृति जो है इसका कोई मात्रक नहीं होता है। क्यों? क्योंकि किसी भी बीमा में आया परिवर्तन और उस वस्तु की मूल बीमा के अनुपात को ही विकृति कहेंगे। विकृति एक बीमाहीन राशि है, अतः इसका कोई मात्रक नहीं होता है। इसमें क्वेश्चन है कि सही कथन को चुनना है। ऑप्शन ए में दिया हुआ कि लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैगनी प्रकाश से कम है, जो कि ये गलत है। नेक्स्ट है लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैगनी प्रकाश से ज़्यादा है, यही इसका राइट आंसर है, क्योंकि लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य अत्यधिक होने के कारण इसका प्रकीर्णन कम होता है और बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य कम होने के कारण इसका प्रकीर्णन अत्यधिक होता है। ठीक है, बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम एवं आवृत्ति सबसे अधिक होती है, जबकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम, सबसे अधिक तथा आवृत्ति न्यूनतम होती है। नेक्स्ट है 16वां क्वेश्चन कि जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो यह सुंदर रंग दिखाती है, यह घटना किसके कारण है। तो इसका राइट आंसर है प्रकाश का व्यतिकरण के कारण। डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है कि दिन में पानी पर साबुन की फिल्म प्रकाश किरणों के व्यतिकरण के कारण अनेक रंगों की ओर रंगीन दिखाई देती है, जो कि सुंदर दिखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा क्या कहलाएगा। तो एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा आपका ऑप्शन डी है, न्यूक्लियस कहलाता है, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों विद्यमान होते हैं। ऑप्शन में देखा जाए तो यहाँ लिखा हुआ है कि एक परमाणु के केंद्र को धनावेशित हिस्सा नाभिक या न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं। नाभिक परमाणु का केंद्रक होता है। इस नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन अवस्थित रूप से पाए जाते हैं, जिसे हम न्यूक्लियॉन बोलते हैं। प्रोटॉन धनात्मक आवेश युक्त मूलभूत कण है तथा न्यूट्रॉन उदासीन होता है, जिस कारण नाभिक धनावेशित हो जाता है। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन का द्रव्यमान एक ही होता है 1.672 × 10⁻27 kg एवं इनकी खोज जो है प्रोटॉन की खोज अर्नस्ट रदरफोर्ड और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को हम क्या कहेंगे। तो इसका राइट आंसर है ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम ठोस पदार्थ को द्रव में बिना परिवर्तित किए हुए सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित कर देते हैं तथा गैसीय अवस्था से वो सीधे ठोस अवस्था में आ जाता है। इस प्रकार की परिवर्तन को हम ऊर्ध्वपातन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है कि वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैसीय अवस्था एक साथ रह सकती है वह क्या कहलाएगा। तो इसका राइट आंसर है त्रिक बिंदु। त्रिक बिंदु एक ऐसा बिंदु होता है जिस पर कोई भी ठोस, द्रव और गैस की अवस्था एक ही होती है। डिटेल में दिखा गया है तो उसमें पढ़ेंगे कि वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैसीय अवस्था एक साथ रह सकती है त्रिक बिंदु यानी ट्रिपल पॉइंट कहलाता है। उदाहरण स्वरूप अगर देखा जाए 611.657 पास्कल आंशिक वायु दाब पर 273.16 केल्विन जल का त्रिक बिंदु है, जिस पर द्रव जो है जल, ठोस, बर्फ और जल वाष्प के साथ पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉस्मिक किरणें क्या है। पहला आवेशित कण है, दूसरा अनावेशित कण है, तीसरा आवेशित तथा अनावेशित कण दोनों हो सकती है कॉस्मिक किरणें। चौथा ऑप्शन दिया हुआ है इसका कि
उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ए, क्योंकि कॉस्मिक किरणें जो है विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का भाग नहीं है, ये उच्च ऊर्जा के आवेशित कण है जो अंतरिक्ष में लगभग प्रकाश की गति से गमन करता है। ठीक है, नेक्स्ट करने से 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर जी शब्द किसके लिए है? इसका आंसर है राइट आंसर जनरेशन। ठीक है, 2G दूसरी पीढ़ी की बेतार संचार प्रौद्योगिकी है। 2G स्पेक्ट्रम में जी जनरेशन अर्थात पीढ़ी के लिए प्रयुक्त की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रडार का आविष्कार किसने किया था? तो इसको राइट आंसर है रॉबर्ट वाटसन। रॉबर्ट वाटसन एक भौतिकविद स्कॉटिश थे जिन्होंने 1935 में पहली बार रडार का प्रयोग किया था। रडार का फुल फॉर्म है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग व्यवस्था का विकास किया था है कि द्वितीय विश्व युद्ध में इस व्यवस्था का उपयोग हवाई हमलों से पूर्व सचेत करने के लिए किया गया था, रेडियो का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गॉड पार्टिकल क्या है? ऑप्शन ए न्यूट्रिनो है, ऑप्शन बी हिग्स बोसोन है, मिसॉन है, पॉजिट्रॉन है, या इनमें से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी हिग्स बोसॉन। हिग्स बोसॉन एक मूल कण है जिसकी प्रथम परिकल्पना वर्ष 1964 में की गई थी। इसका प्रायोगिक सत्यापन 14 मार्च 2013 में किया गया था। वैज्ञानिक समुदाय के बाहर और मीडिया द्वारा अक्सर इस कण को ईश्वरीय कण या गॉड पार्टिकल के नाम से जानते हैं। हिग्स बोसोन कण की खोज करने वाले वैज्ञानिकों की जोड़ी ब्रिटेन के पीटर डब्ल्यू हिग्स और बेल्जियम के डब्ल्यू एंगलर्ट को वर्ष 2013 के भौतिक विज्ञान के क्षेत्र के नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया जा चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 24वां कि सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? इसका राइट आंसर है सन 1930 में। 1930 में रमन प्रभाव के लिए सीवी रमन को भौतिक का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। भौतिक शास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले सबसे पहले डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन थे। इन्होंने 1930 में यह पुरस्कार प्राप्त किया। अन्य नोबेल पुरस्कार भारत से संबंध विजेता जो बहुत इंपॉर्टेंट है। साहित्य के क्षेत्र में सबसे प्रथम नोबेल पुरस्कार रविंद्रनाथ ठाकुर को मिला है 1913 में। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे प्रथम भारतीय व्यक्ति जिन्हें साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कब प्राप्त हुआ और उनका क्या नाम था? तो इसका राइट आंसर है रविंद्रनाथ ठाकुर। 1913 में इसको दिया गया है इनको। नेक्स्ट है सीवी रमन भौतिक के क्षेत्र के लिए 1930 में दिया गया था। फिर अगला क्वेश्चन है कि हरगोविंद खुराना को चिकित्सा के क्षेत्र में 1968 में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। फिर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को भौतिकी के क्षेत्र में 1983 में दिया गया है। अगला क्वेश्चन इसका आंसर दिया हुआ है कि मदर टेरेसा को शांति के क्षेत्र में 1979 को नोबेल पुरस्कार दिया गया। फिर अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए 1998 में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि कैलाश सत्यार्थी जो है इसको शांति के विषय में उत्कृष्ट योगदान के लिए 2014 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। फिर वी रामकृष्णन है जिन्हें रसायन विषयों के लिए 2009 में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया है। लास्ट है अभिजीत बनर्जी जो वर्ष 2019 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में योगदान के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया है। अगला क्वेश्चन 25वां है कि टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? ठीक है, तो टेलीस्कोप की खोज गैलीलियो ने किया था। टेलीस्कोप की खोज गैलीलियो ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया? तो राइट आंसर इसका राइट ब्रदर्स है। ठीक है, राइट ब्रदर्स यानी दो भाई मिलकर हवाई जहाज का आविष्कार किया था। 27वां क्वेश्चन है कि 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? ठीक है, 1 माइक्रोन जो है आपका 10⁻³ मिलीमीटर के बराबर होता है, यानी 1/1000 mm। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 1/1000 mm। नेक्स्ट 28वां क्वेश्चन है कि 40 डिग्री सेल्सियस का मान जो है फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होगा? ठीक है, इसका राइट आंसर 106 फ़ारेनहाइट। ठीक है, इसका सूत्र दिया हुआ है कि फ़ारेनहाइट बराबर 9/5 सेंटीग्रेड प्लस 32, जहाँ सी सेंटीग्रेड तापक्रम है और एफ फ़ारेनहाइट तापक्रम है। एफ बराबर 9/5 गुने 40 को प्लस 32 को 5×8 = 40 कर दिए, इसको 9×9=72 और 32 104 हुआ। अतः 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल पर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29वां है कि क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग किस में होता है? तो ये इसका राइट आंसर है एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का उपयोग किया जाता है।
किसी मिश्रण से विभिन्न पदार्थों को अलग करने में क्रोमेटोग्राफी तकनीक का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है लोलक की कलावधि क्या होता है। तो लोलक की कलावधि जो है उसके लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। इसकी लंबाई जितनी अधिक होगी उसकी कलावधि उतनी कम होगी। सरल लोलक की कलावधि लोलक की लंबाई पर निर्भर करती है। फार्मूला है कैपिटल T बराबर 2 पाई रूट अंडर L/G, जहाँ पाई और जी नियतांक है। लोलक की कलावधि लोलक की लंबाई के समानुपाती होता है। नेक्स्ट है बल किसका गुणनफल है। तो बल जो है द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल है, यानी F बराबर हो जाएगा m इंटू में a। दिया हुआ है कि संवेग में परिवर्तन की दर को बल कहेंगे यदि वस्तु का द्रव्यमान m और u वेग से गति करते हुए t सेकेंड बाद v वेग प्राप्त करता है तो संवेग में परिवर्तन की दर होगा mv माइनस mu बाई टी। यहाँ m कॉमन लिए v माइनस u बाई टी। यहाँ ma जो है a बराबर होता है v माइनस u बाई टी, यानी वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। इस प्रकार हम निकाल सकते हैं। अगला है त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र यही है कि a इक्वल टू v माइनस u बाई टी। 33वां है कि निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है, यानी अदिश राशि पूछा जाए। का राइट आंसर है आयतन, दाब, संवेग, ये सब अदिश राशि है। अदिश राशियाँ वे राशियाँ होती है जो परिमाण के साथ साथ दिशा में भी बतलाती है। विस्थापन, वेग, बल सदिश राशि है, जबकि अदिश राशि वह राशि है जो केवल परिणाम बताती है, दिशा नहीं, इसलिए आयतन एक अदिश राशि है। अगला क्वेश्चन है कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त करेंगे। तो पदार्थ के संवेग mv और वेग v, इससे हम द्रव्यमान प्राप्त करेंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्रव्यमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है 1000 मीटर, इसका राइट आंसर है 1000 मीटर। वहीं 100 मीटर बराबर 1 हेक्टोमीटर कहलाता है, 1000 सेंटीमीटर 1 डेकामीटर और 100 सेंटीमीटर 1 मीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट एक पिकोग्राम बराबर क्या होता है। तो एक पिकोग्राम जो है इसका राइट आंसर 10 के पावर माइनस 12 ग्राम के बराबर होता है एक पिकोग्राम। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यदि आप एक लिफ्ट में खड़े हैं, लिफ्ट के फर्श पर आपके द्वारा लगाया गया भार जो है, भार है, आपके द्वारा लगाया गया बल जो है लिफ्ट के 9.8 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से ऊपर जाते समय शून्य हो जाएगा। ऑप्शन बी है 9.8 मीटर प्रति सेकंड के साथ त्वरण से नीचे आते समय शून्य होगा, तो इसका राइट आंसर बी है। लिफ्ट में 9.8 मीटर प्रति सेकंड के अनुसार त्वरण से नीचे आते समय लिफ्ट के फर्श पर व्यक्ति का दबाव नहीं पड़ता है, अतः उस समय फर्श पर उसके द्वारा लगा रहा बल शून्य हो जाएगा। नेक्स्ट है यदि एक पंख एक रबड़ की गेंद और एक लकड़ी की गेंद निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक एक साथ गिरे तो पंख सबसे पहले जमीन पर पहुंच जाएगा, रबड़ की गेंद सबसे पहले जमीन पर पहुंच पाएगी, लकड़ी की गेंद सबसे पहले जमीन पर पहुंच पाएगी, या तीनों एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे। तो इसका राइट आंसर है तीनों एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे। ये किस कारण, आइए हम देखते हैं। निर्वात की स्थिति में वायु प्रतिरोध शून्य होने के कारण पंख रबड़ की गेंद और लकड़ी की गेंद ऊंचाई से स्वतंत्रतापूर्वक एक साथ गिराए जाने पर तीनों एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे, क्योंकि अंतिम वेग v बराबर √2gh होता है, उनके द्रव्यमान से स्वतंत्र होगा। ठीक है। वायु में ध्वनि तरंगे होती है, ऑप्शन बी दिया हुआ अनुदैर्ध्य। प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है, जबकि ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य है। ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे कहलाती है क्योंकि उनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। यह ठोस, द्रव और गैस तीनों में संचरित होती है। वायु या गैस में ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य होती है क्योंकि इस माध्यम के घटक तरंग की गति की दिशा अनुदिश दोलन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रेत और नेप्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा पृथक कर सकते हैं। ऑप्शन ए है ऊर्ध्वपातन के द्वारा, इसका इंग्लिश में है सब्लिमेशन के द्वारा। नेक्स्ट इसमें डिटेल में पढ़ेंगे तो दिया हुआ है नेप्थलीन ऊर्ध्वपातन का गुण प्रदर्शित करता है, अतः रेत और नेप्थलीन के मिश्रण से ऊर्ध्वपातन द्वारा अलग किया सकता है। ऊर्ध्वपातन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ ठोस अवस्था से वाष्प अवस्था में बिना तरल अवस्था ग्रहण किए परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत शक्ति की इकाई क्या है। तो जैसा कि हम लोग पढ़े हैं, विद्युत शक्ति एकांक समय में किए गए कार्य को कहा जाता है, इसलिए इसका ऐसा मात्रक वाट होता है। अगला क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, इसमें डिटेल पढ़ लेते हैं शक्ति के बारे में कि भौतिक में शक्ति या विद्युत शक्ति की वह दर है जिस पर कोई कार्य किया जाता है या ऊर्जा संचालित होता है। P बराबर W/T। विद्युत शक्ति की इकाई वाट है, जो 1 वाट जो है जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है।
42वां क्वेश्चन है कि कौन सा सुमेलित सही नहीं है। वोल्टमीटर विभवांतर का ऐसा ही मात्रक है। आमीटर जो है विद्युत धारा का मापने का यंत्र है। पोटेंशियोमीटर विद्युत वाहक बल का मापने का यंत्र है। गैल्वेनोमीटर विद्युत प्रतिरोध में मापा जाता है। इसमें राइट आंसर है डी, विद्युत प्रतिरोध का मापन ओम मीटर होता है। ठीक है, तो इसका गैल्वेनोमीटर का प्रयोग छोटी विद्युत धारा के उसके प्रकार्य का मापन करने के लिए किया जाता है। विद्युत प्रतिरोध का मापन ओम मीटर द्वारा किया जाता है। अन्य प्रश्नगत गलत है। 43वां क्वेश्चन है कि टरबाइन जो है एवं डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस प्रकार का ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करेगा। तो ये मैकेनिकल ऊर्जा, जिसे हम हिंदी में यांत्रिक ऊर्जा के नाम से जानते हैं। टरबाइन एवं डायनेमो में बिजली प्राप्त करने के लिए हम यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 100 वाट का बिजली बल्ब यदि हम 10 घंटे तक जलाएं तो बिजली की खर्च कितनी होगी। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि 100 वाट का बल्ब 10 घंटे चले तो एक इकाई बिजली का होगा 100 गुने 10 घंटा। इसलिए 100 को 10 से गुना किए तो 1000 घंटा प्रति 1000 वाट प्रति वाट यानी 1 यूनिट हो गया। ठीक है, तो हम जो जानेंगे इसका राइट आंसर है 1 इकाई हो जाएगा। 1000 वाट प्रति घंटा 1 यूनिट के बराबर होता है। 45वां क्वेश्चन है कि दो समांतर प्रतिरोध वाले सर्किट कुल प्रतिरोध 1.403 किलो ओम है। यदि एक प्रतिरोध का मान 2 किलो ओम है तो दूसरे प्रतिरोध का मान कितना होगा। इसका राइट आंसर है 4.70। आते हैं इसमें, देखते हैं इसमें। कुल प्रतिरोध 1.403 किलो ओम है जबकि R1 2 किलो ओम है। तो यहाँ समांतर श्रेणी में प्रतिरोध जोड़ा गया है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 4.70 किलो ओम। 46वां क्वेश्चन है कि एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है। इसका राइट आंसर है अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड सामान्य शुष्क सेल में प्रयोग किया जाता है। एक सामान्य सेल में अमोनियम क्लोराइड या जिंक क्लोराइड को विद्युत अपघट्य के रूप में प्रयोग किया जाता है तथा मैग्नीज डाइऑक्साइड को कैथोड के रूप में हम प्रयोग करते हैं विद्युत सेल में। नेक्स्ट है डायनेमो जो है ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसका राइट आंसर बी है। विस्तृत पढ़ेंगे तो लिखा हुआ डायनेमो का एक ऐसा यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। डायनेमो में आर्मेचर चुंबकीय बल क्षेत्र में घूर्णन करता है जिससे विद्युत चुंबकीय प्रेरक के कारण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बल उत्पन्न होता है। 48वां क्वेश्चन है कि विद्युत मोटर क्या है। तो ये क्या कार्य है कि विद्युत ऊर्जा को यह यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, जिस प्रकार हमें पानी प्राप्त होता है विद्युत मोटर से। विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलते हैं। एक क्वेश्चन है कि विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण में मापी जाएगी। तो ऑप्शन वोल्टमीटर नहीं, इसको विभवांतर मापते हैं। आमीटर, इसका राइट आंसर हो जाएगा आमीटर। आमीटर विद्युत धारा का मापक यंत्र है। पोटेंशियोमीटर किसी सेल के ईएमएफ का मापन करने वाला उपकरण है। आज का सबसे लास्ट क्वेश्चन है कि विद्युत धारा किस उपकरण से मापी जाती है। ऑप्शन है विद्युत धारा का आमीटर। ठीक है।